हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी, है ना। तो अब तो 5-6 दिन ही बचे हैं एग्ज़ाम में। 28 का पहला एग्ज़ाम है शायद आपका, है ना। तो 5 दिन बचे हैं आपके पास, तो आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये भी टेंशन हो रही होगी। देखो, इन 5 दिन में आपको क्या करना है, मुश्किल से एक प्रैक्टिस सेट लगाना है दिन में। बाकी आपको कंटेंट का रिवीजन करना है, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस तो आप पहले से काफ़ी कर चुके हैं। जिसने प्रैक्टिस नहीं करी है तो देखो, उनका तो ये है कि वो तो कंटेंट पढ़े और 1-2 पेपर कर ले तो पास होने के नंबर आ जाएंगे। जो लोग पहले से लग रहे हैं वो अब क्या करें, वो इन 5 दिन में एक मुश्किल से एक सेट दिन में लगाएं और उसके बाद क्या है, कंटेंट का रिवीजन करें, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स की वीडियो। ये क्लासेस करने वाले हैं। देखो, जिस ऑप्शन में पॉजिटिव वर्ड होते हैं ऑप्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब तक आपने क्वेश्चन सोल्व करे होंगे तो आपको पता भी चला होगा कि किस तरह के वर्ड्स ऑप्शंस में होते हैं। जो पॉजिटिव वर्ड होते हैं क्वेश्चन को ठीक करने में काफ़ी हेल्प करते हैं हमारी, है ना। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स हम करेंगे, किन वर्ड्स से आपको बचना है और कौन से वर्ड्स पे आपको जाना है। जिसमें पॉजिटिव वर्ड्स, जिस ऑप्शन में आपको पॉजिटिव वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं उसकी पॉसिबिलिटी ठीक होने की बढ़ जाती है, ठीक है। तो आपको ये वर्ड्स ध्यान में रख के ही क्वेश्चन को करना है। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो में एंड तक बने रहिए, ठीक है। और शेयर भी कर दिया करो भाई, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये है पॉजिटिव वर्ड्स। फर्स्ट है अपॉर्चुनिटीज, यानी अवसर। जिस भी ऑप्शन में इस तरह के वर्डों की बच्चे को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज, मौके दे, तो उसे क्या है, उस ऑप्शंस के हमें नज़दीक जाना है, यानी उसे ज़्यादा प्रीफरेंस देना है। उस ऑप्शन को ठीक से पढ़ना है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड है तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो सकता है। देखो, कॉमन सेंस तो सभी को यूज़ करनी होती है ना। लेकिन हमें क्या है, इन ऑप्शंस के नज़दीक जाना है। इंटरेक्टिव क्लासरूम। क्लासरूम कैसा होना चाहिए, इंटरेक्टिव होना चाहिए। डिस्कशन होना चाहिए टीचर्स और बच्चों के बीच में, बच्चों आपस मतलब दोस्तों के बीच में, पीयर्स के बीच में होना चाहिए डिस्कशन, ठीक है। तो कैसी क्लासरूम होनी चाहिए, इंटरेक्टिव क्लासरूम होनी चाहिए, ठीक है। फिर है एनकरेज, यानी प्रोत्साहित करना। बच्चे को क्या है, हमें एनकरेज करना है और एंगेज करना है, यानी बच्चे को क्या है, एंगेज करना है। जब भी कुछ पढ़ा रहे हैं बच्चों को एंगेज करना है, जोड़ना है, ठीक है, शामिल करना है। कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो हमें बच्चों को एंगेज करना है, ठीक है। इंक्लूजन हो, यानी इंक्लूसिव क्लासरूम हो कि सभी बच्चों को एक ही तरह से देखना है। भाई कोई किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा हो, उसकी कुछ भी कास्ट हो, वो कैसा भी हो, फिजिकली डिसेबल्ड हो, किस तरह का भी बच्चा हो, सभी को क्या है, एक तरह से देखना है। सभी को रेस्पेक्ट देनी है, ठीक है। सभी बच्चों की हमें रेस्पेक्ट करनी है, सभी को सम्मान देना है, सभी को ऐसा फील होना चाहिए कि हमें स्वीकृत किया जा रहा है, ठीक है। तो इंक्लूजन होना चाहिए, यानी समावेशन होना चाहिए। फैसिलिटेट करें, यानी सुविधा दें बच्चों को, फैसिलिटेट करें। और टीचर क्या करे, फैसिलिटेटर की तरह वर्क करे, सुविधा दाता की तरह, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस का यूज करें, यानी मुक्त अंत वाले, ठीक है। ये ओपन एंडेड को ओपन एंडेड ही लिख दिया भाई, ऐसे ट्रांसलेट करता है गूगल हमारा। ओपन एंडेड क्वेश्चंस कराएं, ज्यादा से ज्यादा ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछें बच्चों से, ठीक है। इंट्यूटिव आइडियाज और गैस बच्चों के लगेंगे तो अच्छी बात होगी, यानी बच्चों के क्या है, विचार को रखा जाएगा, बच्चे के अनुभव को रखा जाएगा, बच्चों के विचारों को देखा जाएगा, ठीक है। बच्चे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अनुमान लगे, इस तरह की स्किल हमें डेवलप करनी है कि बच्चे क्या है, इंट्यूटिव गैसेज लगाएं, इंट्यूटिव आइडियाज़ लगाएं, ठीक है। एनसीएफ अगर कहीं आ रहा है तो रियल लाइफ से जोड़ने की बात की गई होगी, ठीक है। यानी बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, रियल लाइफ से रिलेट करके, रियल लाइफ से रिलेट करके, उनकी खुद की ज़िंदगी से जोड़े, उनके अनुभव से जोड़े, बाहर की दुनिया को अंदर से जोड़े, स्कूल की दुनिया को बाहर की दुनिया से जोड़े, ठीक है। इमेजिन भी बहुत पॉजिटिव वर्ड है बच्चों के अंदर। हमें क्या है, इमेजिनेशन डेवलप करनी चाहिए। इंटीग्रेटेड गिव अपॉर्चुनिटीज़, यानी बच्चों को इंटीग्रेट करें, एकीकृत करें और उन्हें मौके दें, ठीक है। यूज हिज ओन एक्सपीरियंस, यानी अपने स्वयं के अनुभव का प्रयोग करे। बच्चा क्या है, खुद के एक्सपीरियंसेस को यूज करे, बच्चे के अनुभव को क्या है, ध्यान में रखा जाए, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड्स को आपको फोकस करना है। लर्निंग बाय डूइंग, यानी बच्चा कैसे करे, करके सीखे, अपने हाथों से करे। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ले, डायरेक्ट एक्सपीरियंस ले। डायरेक्ट एक्सपीरियंस का मतलब है टच एंड फील करके देखे। भाई कोई भी कुछ भी उसे पढ़ा रहे हैं तो क्या है, उसे उस मटेरियल को दिखाएं कि भाई ये चीज़ ऐसी होती है, ठीक है। तो बच्चे को क्या है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मिलेगा। लर्निंग बाय डूइंग करेगा, बच्चे क्या है, खुद से करके सीखेंगे। उन्हें एक्टिविटीज़ कराएं, ज़्यादा से हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ कराएं, यानी हाथ जिसमें
हाथों का प्रयोग हो। भाई कुछ भी बॉल, वो सर्कल पढ़ा रहे हैं तो बॉल दिखा सकते हैं, संतरा दिखा सकते हैं, तो क्या है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज कराएं। कुछ भी अगर प्लांट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं तो गार्डन में लेके जाएं कि पत्ता ये होता है, पेड़ का तना ये होता है, जड़ ये होती है, मिट्टी ऐसी होती है, क्या है, तो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज कराएं, यानी गतिविधियां कराएं। ठीक है। और बच्चे अगर कुछ भी कर रहे हैं तो उन्हें अप्रिशिएट करें, बच्चों को सराहना दें। बच्चे अप्रिशिएट होंगे तो मोटिवेटेड रहेंगे करने के लिए। भाई बच्चे हो चाहे कोई भी बड़ा हो, अगर उन्हें सराहना देते हैं तो सभी खुश होते हैं, भाई कि तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, शाबाश बेटा शाबाश, है ना। कोई ऐसे करता है तो कितना अच्छा फील होता है। बच्चों को क्या है, अप्रिशिएट करें। तो जिस भी ऑप्शन में आपको इस तरह के वर्ड्स दिखे उनकी तरफ को आपको जाना है। ठीक है। और ये उन बच्चों के लिए भी भाई रामबाण है एक तरह से जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। देखो सबकी अलग अलग दिक्कतें होती हैं, बहुत से बच्चे जॉब करते हैं, कोई किसी जगह इन्वॉल्व है, कोई कहीं इन्वॉल्व है, तो ऐसा तो है नहीं कि सब 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं कि 2 दिन पढ़ के भी पेपर दे के आते हैं और हो भी जाता है भाई 90 तो नंबर लाने हैं, है ना। तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये इस तरह के वर्ड्स भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो भी बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। ठीक है। और 90 मार्क्स तो ला ही सकते हैं। कंस्ट्रक्ट यानी बच्चा क्या है, ज्ञान का निर्माण करे। इस ऐसे ऑप्शंस के नजदीक जाना है जहां बच्चा कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहा हो, निर्माण कर रहा हो। ठीक है। पीयर लर्निंग कराएं यानी साथ साथ सीखें, बच्चे दोस्तों के साथ सीखें, आपस में डिस्कशन करें। प्रीवियस लर्निंग बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़ना है। नए ज्ञान, अगर कुछ भी नया टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो कैसे पढ़ाएं, पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाएं। ठीक है। बच्चे के पास जो एक्सपीरियंस है उन्हें जोड़ के ही पढ़ाना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन हो यानी समावेशी शिक्षा हो, सभी के लिए समान शिक्षा हो, कोई भी ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, कोई भी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी सेपरेशन नहीं होना चाहिए। ना ही बच्चों को अलग थलग करना है कि भाई तुम तो इंटेलिजेंट हो तुम यहाँ रुक जाओ, डल है तुम बी सेक्शन में चले जाओ, तो ये भी नहीं करना है। ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन बच्चों को देनी है। ठीक है। इंक्लूड करना है सबको एक जगह। ब्रेन स्टॉर्मिंग करानी है। ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी बच्चा क्या है, नए नए आइडियाज लगाएगा। ठीक है। मोबिलिटी होनी चाहिए क्लास में, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। टीचर का कैसा बिहेवियर होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए। टीचर कैसा, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और फ्लेक्सिबल ही करिकुलम होना चाहिए। ठीक है। भाई करिकुलम भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, टीचर का बिहेवियर भी क्या है, मोबाइल या फिर फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब ये नहीं लचीला, लचीला से मतलब है कि पोलाइटली बिहेव करे, बिल्कुल स्वीटली बोले बच्चों के साथ, फ्रेंडली बिहेव करें। ठीक है। वैरायटी ऑफ यानी वैरायटी ऑफ मेथड्स यूज करें, तरह तरह की चीजें बच्चों को दिखाएं, अलग अपने मेथड्स में चेंज करें, अपने पढ़ाने के तरीके में चेंज करें। ठीक है। रिमेडियल क्लास होनी चाहिए बच्चों को, यानी पहले क्या है, बच्चों को डायग्नोज करें, देखें, पहले बच्चों को डायग्नोज करें, देखें कि कहाँ कमी है, क्यों बच्चा इंप्रूव नहीं कर रहा है, कहाँ उसके गैप रह जा रहे हैं। और रिमेडियल क्लास किस लिए देनी है, बच्चे के गैप फिल करने के लिए। किस लिए देनी है, बच्चे के गैप को फिल करने के लिए, यानी जो कमी रह गई है उन्हें ठीक करने के लिए रिमेडियल क्लासेस दी जाती हैं। ठीक है। कनेक्ट विद प्रीवियस नॉलेज यानी बच्चे के पिछले ज्ञान से जोड़ना है। डाइवर्जेंट थिंकिंग लगानी है, बच्चे के अंदर हमें ये स्किल डेवलप करनी है कि बच्चा कैसे सोचे, डाइवर्जेंट थिंकिंग लगाए, यानी अपसारी चिंतन लगाए, तरह तरह से सोच पाए, एक चीज के ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन सुझा पाए। ठीक है। एक चीज को कई तरह से सोचे, ऐसे नहीं कि सीधा ही जवाब दे दे, उसे तरह तरह से सोचे कि ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है। तो किस तरह की स्किल्स डेवलप करनी है, डाइवर्जेंट थिंकिंग हमें बच्चों के अंदर डेवलप करनी है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं। ठीक है। तो ये सारे वर्ड पॉजिटिव है, ये ऑप्शन को ठीक होने की पॉसिबिलिटी बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो इसलिए आपको ये सारे ध्यान में रखने हैं। फिर है इनेबलिंग। इनेबलिंग यानी सक्षम, बच्चे को क्या है, हर चीज के लिए इनेबल करना है, बच्चा सक्षम है। और बच्चे की तो हमें कोई भी नेगेटिव, अगर किसी ऑप्शन में बच्चे के बारे में गलत दिया गया है ना कि बच्चा कर नहीं सकता या बच्चा करने के सक्षम नहीं है, तो वो ऑप्शन तो हमें कट ही करने हैं, क्योंकि हम बच्चे के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनेंगे। ठीक है। और स्पेशली सीटेट में। लर्निंग बाय डूइंग यानी बच्चा करके सीखे। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, गतिविधियों पर ध्यान दें। एप्रिशिएट, सराहना, ये तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, यहाँ तक पीरियड लर्निंग तक पढ़ चुके हैं। क्रिएटिव यानी बच्चा कैसा होना चाहिए, क्रिएटिविटी करे, कुछ यूनिक करे, कुछ नया करके देखे, कुछ इनोवेट करे। ठीक है। इनोवेटिव करे कुछ। ठीक है। कुछ क्रिएटिव करें, नया करें, कुछ रचनात्मक करें। एंगेज इन मीनिंगफुल टास्क यानी बच्चों को कैसे टास्क में इन्वॉल्व करना है जो मीनिंगफुल हो, जिसका अर्थ निकलता हो। ठीक है। मीनिंगफुल होना चाहिए। डिस्कशन कराएं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में, बच्चे डिस्कशन करें पीयर्स के साथ, टीचर्स के साथ, घर में। ठीक है। एनेबल प्रैक्टिस इन कंटेक्स्ट यानी कुछ भी, देखो ये वर्ड तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए भी।
इंग्लिश पेडागोजी के लिए भी और हिंदी पेडागोजी के लिए। यानी बच्चों को अगर कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो किस तरह पढ़ाएं, संदर्भ में पढ़ाएं, उसकी रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाएं, उसी के जीवन से ही जोड़ें, उसी के एनवायरनमेंट से ही जोड़ें, उसी के संदर्भ में सारे उदाहरण दें, ठीक है। और अगर हमें ग्रामर भी पढ़ानी है बच्चों को तो कैसे पढ़ाएं, कंटेक्स्ट में पढ़ाएं। कुछ भी लर्निंग करा रहे हैं तो कैसे कराएं, कंटेक्स्ट में कराएं, यानी संदर्भ में कराएं। तो ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रीइंफोर्समेंट दें, बच्चों को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दें, फीडबैक दें कि भाई हाँ तुमने बहुत अच्छा किया है, ठीक है। और क्या है, रिसोर्स। रिसोर्स ये किस लिए लिखा है, रिसोर्स यानी अगर क्लास में बहुभाषिता है यानी मल्टीलिंग्वलिज्म है, ये पेन शायद आपको दिख रहा होगा, नहीं पता नहीं, मल्टीलिंग्वलिज्म, अगर क्लास में क्या है ज़्यादा से ज़्यादा भाषा है तो उसे हमें किस तरह से मानना है, रिसोर्स की तरह, एक संसाधन की तरह मानना है। और क्या है, अलग अलग पृष्ठभूमि से अगर कोई बच्चे आ रहे हैं तो हमें उन्हें एक्सेप्ट करना है, ठीक है, ठीक है, हमें उन्हें एक्सेप्ट, स्वीकार करना है, ठीक है, और रेस्पेक्ट तो देनी है वही बच्चे को। फिर नेगेटिव वर्ड्स हैं यानी इन शब्दों से आपको बचना है, इनसे दूर जाना है। जिस ऑप्शन में इस तरह के वर्ड्स आपको देखने को मिले उनसे दूर जाइए, उन्हें कट करने की ही कोशिश करें, ठीक है। बाकी देखो पढ़ना तो आपको है ही, अगर क्वेश्चन में नोट लिखा हो तो फिर तो यही देखेंगे, देखने को मिलेंगे, एक्सेप्ट मिला हो, एक्सेप्ट लिखा हो, नोट लिखा हो या फिर एक्सेप्ट लिखा हो तो फिर यही ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपको, क्योंकि ये गलत है, ठीक है। ये क्या है, क्वेश्चन जो भी ऑप्शन गलत होता है उसमें ये ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ये वर्ड्स देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो इन जो ये वर्ड्स हैं इन्हें आपको कट कर देना है, ठीक है। कैरियर ओरिएंटेशन, हमें बच्चे को इसलिए नहीं पढ़ाना है कि उसका करियर बने या उसका फ्यूचर में काम आए या उसके कैरियर पे ध्यान दिया जाए, तो हमें इस तरह से नहीं पढ़ाना है, ठीक है। सेपरेट ग्रुप नहीं बनाना है, यानी बच्चों को अलग थलग नहीं करना है कि तुम अच्छे बच्चे हो तुम इधर हो जाओ, तुम गंदे बच्चे हो तुम दूसरे सेक्शन में हो जाओ, या फिर कुछ ही बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं बाकियों को अलग कर रहे हैं, तो सेपरेट ग्रुप भी नहीं बनाने हैं, ठीक है। थिंक कॉन्शियसली यानी होश पूर्वक सोचो, तो ये भी नहीं करना है। एम्पल प्रैक्टिस भी नहीं करानी है, ना तो प्रैक्टिस करानी है, ना ही ड्रिल कराना है, ना ही रोट मेमोराइजेशन कराना है, ना ही रोट मेमोराइजेशन कराना है, यानी रट्टा नहीं लगवाना है बच्चों को, ठीक है, ठीक है। ना ही ड्रिल करानी है, ना रोट मेमोराइजेशन करानी है, और ना ही एम्पल प्रैक्टिस करानी है, यानी भरपूर प्रैक्टिस, भरपूर अभ्यास, तो ये भी नहीं कराना है। भाई हम किसी चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कहने का मतलब है हम उसे रट रहे हैं, बच्चे को रटवा रहे हैं। भाई हम तो बड़े हो गए, हमें तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर हमें अपने टेस्ट पेपर क्लियर करने, लेकिन बच्चे को क्या है, एम्पल प्रैक्टिस नहीं करानी है। भाई तुम एक ही एग्जाम्पल को 10 बार करा रहे हो तो तुम्हारा क्या उद्देश्य है, तुम तो रटवा रहे हो ना उसे, तो हमें बच्चे को रटवाना नहीं है, ठीक है। प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक, ना ही हमें टेक्स्ट बुक की तरफ जाना है। अगर टेक्स्ट बुक की तरफ जाना है तो टेक्स्ट बुक को क्या है, एक रिसोर्स की तरह मानना है, एक संसाधन की तरह मानना है, ना कि उसी पे ही डिपेंड हो जाना, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक से भी दूर जाना है, यानी निर्धारित पाठ्य पुस्तक पे भी नहीं ध्यान देना। डू ड्रिल वर्क यानी क्या है, याद करवाएं, रटवाएं, तो ये भी गलत है। टीच अकॉर्डिंग टू जेंडर बायस, नहीं, जेंडर बायस की तरह हमें नहीं पढ़ाना है, हमें जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज यूज करनी है और जेंडर न्यूट्रल की तरह ही पढ़ाना है, ठीक है। जेंडर इक्वलिटी और इक्विटी होनी चाहिए, यानी पक्षपात नहीं करना है जेंडर के बीच में कि भाई तुम तो लड़की हो तो तुम आर्ट लो या होम साइंस लो, तुम लड़के हो तो तुम साइंस लो, तो इस तरह के ऑप्शंस पे हमें बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है। ना ही हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चेक करना है कि बच्चे का बैकग्राउंड का क्या है, किस पृष्ठभूमि से वो आ रहा है, ठीक है। अच्छा अमीर है तो इधर आ जा, गरीब है तो दूसरे सेक्शन में डाल रहे हैं, सेपरेशन कर रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख के बच्चे का, तो ये भी नहीं करना है। ना ही हमें बच्चे को नोट्स प्रोवाइड करने हैं कि तुम ये चैप्टर पढ़ लो फिर तुम्हें नोट्स मिलेंगे, ठीक है, तो ना ही हमें नोट्स प्रोवाइड करने हैं। क्लासेस कंपटीशन भी नहीं कराना है, यानी बच्चों के बीच में कंपटीशन नहीं कराना है। और अगर ऑप्शन में आ रहा है हेल्दी कंपटीशन तो हम उस ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का रुख बदल जाता है। भाई हेल्दी कंपटीशन का मतलब होता है कि एक तरह से बिना ईर्ष्या वाला कंपटीशन हो। हेल्दी कंपटीशन तो ठीक होता है, लेकिन क्लास में क्या है, सिंपल कंपटीशन ठीक नहीं होता, ठीक है। ये क्या है, ईर्ष्या की तरफ लेके जाता है, बच्चों के बीच में क्या है, जलन पैदा हो जाती है कि मुझे इससे ज़्यादा नंबर लाने हैं, तो ये कंपटीशन अच्छा नहीं होता है। ना ही हमें रिवार्ड और पनिशमेंट पे जाना है, रिवार्ड और पनिशमेंट पे भी नहीं जाना है, ना बच्चे को रिवार्ड देने और ना ही बच्चे को पनिशमेंट देना है। ना ही स्कोल्डिंग करना है, यानी डांटना भी नहीं है, ना डांटना है ना फटकारना है, ठीक है। ना ही गलत बोलना है, ना ही उसे नीचा दिखाना है,
ठीक है। ना ही बच्चे के ये है कि तुमने एरर जो है, एरर अगर आ जाए तो एरर क्या है, बच्चे की लाइफ का पार्ट है, अगर एरर कर दिए तो बच्चे को डांटने नहीं है, ना ही एरर खुद ठीक करने हैं। एरर क्या है, बच्चा खुद ठीक करेगा, बच्चे को क्या है, मौके दें एरर ठीक करने के। ठीक है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन जहां भी हो वहां भी कट लगाना है, क्योंकि क्लोज एंडेड क्वेश्चन का मतलब होता है कि सीधा एक ही आंसर देना, इसमें बच्चों को सोचने के लिए ही नहीं मिलता कुछ भी। ठीक है। ना ही कन्वर्जेंट थिंकिंग पे फोकस करना है, कन्वर्जेंट थिंकिंग भी नेगेटिव वर्ड्स में कंक्लूड होती है, क्योंकि कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब है कि बच्चा एक ही पहलू में सोच रहा है बस। ठीक है। जैसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर है तो एक ही वर्ड में दे रहा है बस, उससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा। ठीक है। और ना हमें पनिशमेंट देनी है बच्चों को। ठीक है। आगे चलते हैं। ना हमें सेग्रीगेट करना है यानी अलग थलग नहीं करना है, ना ही प्रोवोक यानी डांटना भी नहीं है, सेट ऑफ या लॉट ऑफ प्रैक्टिस भी नहीं करानी है। ठीक है। और ना ही किसी चीज़ पे हमें मास्टरी करानी है बच्चों को, ना ही रोट लर्निंग करानी है, रोट लर्निंग भी नहीं करानी है। ठीक है। क्रैमिंग भी नहीं करानी है। नोट डाउन केयरफुल्ली कि बच्चों से कह दे कि ब्लैक बोर्ड पे लिखा है अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, तो ये भी नहीं करना है, ये नेगेटिव की तरफ ही जाते हैं सारे। यूजिंग लर्न एंड रूल यानी लर्न रूल्स को याद करें, तो ये भी गलत है। कीपिंग वर्ड लिमिटेड, वर्ड नहीं वर्ड होगा, यानी वर्ड्स को लिमिट कर दें, या फिर लिमिटेड वर्ड तो नेगेटिव है, किसी भी चीज़ को अगर हम लिमिटेड कर देते हैं तो वो तो नेगेटिव की तरफ ही जाता है। भाई लिमिटेड का मतलब होता है कि बिल्कुल एक ही जगह हो गया, इसका एक ही आंसर होता है, ये चीज़ इतनी ही है, इससे ज़्यादा विस्तार नहीं हो सकता इसका। ठीक है। स्कोल्डिंग डांटना भी नहीं है। नो कंपैरिजन चाइल्ड यानी बच्चे का कंपैरिजन भी नहीं करना है कि ये तो अच्छा बच्चा है तुम कम बच्चे हो, या फिर मार्क्स को कंपेयर करें या पेपर को कंपेयर करें या उसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करें, तो कंपैरिजन नहीं करना है, बच्चे की तुलना नहीं करनी है दूसरे बच्चे से। ठीक है। टीचर सेंटर्ड अप्रोच पे भी हमें नहीं ध्यान देना है। कैसी अप्रोच पे ध्यान देना है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच पे। ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच पे ध्यान देना है, ना कि टीचर सेंटर्ड पे। ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड ये अप्रोच होना चाहिए, या फिर लर्नर सेंटर्ड। लर्नर सेंटर्ड और चाइल्ड सेंटर्ड एक ही होता है, लर्नर सेंटर्ड भी बच्चे से रिलेटेड है, चाइल्ड भी बच्चा ही होता है। ठीक है। यानी लर्नर सीखने वाला, चाइल्ड बच्चा, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना। ओनली ये तो सबसे ज़्यादा खतरनाक शब्द है, जहाँ ओनली आ जाए ना वो तो गलत ही होता है, क्योंकि ओनली तो कुछ नहीं होता। ओनली जो है ऑप्शन को लिमिटेड बना देता है कि ओनली बस केवल यही है ना। फोकस ऑन टेक्स्ट बुक पे भी नहीं फोकस करना है। तो ये सारे नेगेटिव वर्ड थे। ठीक है। और बाकी ये पीछे वाले जो हमने स्टार्टिंग में करे ये पॉजिटिव वर्ड है, तो ये आपको ध्यान देने हैं। ठीक है। आई होप आपको हेल्प मिलेगी इनसे। ठीक है। पेन ले लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 1, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 एम्फेसाइजेज यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है, बताइए। ए ऑप्शन है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द करिकुलम यानी पाठ्यचर्या का लचीलापन। बी ऑप्शन है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द करिकुलम यानी पाठ्यचर्या का मानकीकरण, कि स्टैंडर्डाइज करिकुलम हो बिल्कुल टीचर के अकॉर्डिंग। डी कंटेक्चुअलाइजेशन ऑफ टेक्स्ट बुक यानी पाठ्य पुस्तक का गैर संदर्भीकरण, की पाठ्य पुस्तक में अगर एग्जाम्पल है तो वो ऐसे हो कि बच्चों के समझ में ही ना आए, सिर के ऊपर को जाए, बच्चे रिलेट ही ना कर पाए, तो इस तरह की टेक्स्ट बुक हो। रोट मेमोराइजेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक यानी पाठ्य पुस्तक को रटकर याद करना, तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन होगा। देखो हमें रोट मेमोराइजेशन नहीं करानी है, ये नेगेटिव मेमोराइजेशन क्या होता है, नेगेटिव वर्ड है, तो इस तरह के ऑप्शंस पे हमें नहीं जाना है। डी कंटेक्चुअलाइजेशन, देखो कंटेक्चुअलाइजेशन तो बहुत अच्छा वर्ड है कि हमें बच्चे का संदर्भ से जोड़ना है, यानी रियल लाइफ एग्जांपल देने हैं, उसके एनवायरनमेंट से लिंक करके पढ़ाना है। ठीक है। डी कंटेक्चुअलाइजेशन है यानी अपोजिट, यानी बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा, ना तो उसके एनवायरनमेंट से चीजें जुड़ी हुई हैं ना ही बच्चे से जुड़ी हुई हैं, पता नहीं बच्चा तो यहाँ का एग्जाम्पल कहीं और का दे रहे हैं, उसके सिर के ऊपर को जा रहा है, तो ये क्या होता है, नेगेटिव वर्ड होता है डी कंटेक्चुअलाइजेशन। ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन मानकीकरण यानी एक तरह से ऑथोरिटेटिव जैसे होता है, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट, एक तरह से स्ट्रिक्ट क्लासरूम हो, टीचर के अकॉर्डिंग हो, बच्चे की कुछ ना चले, तो इस पे भी हमें फोकस नहीं करना है। ठीक है। तो तीनों ऑप्शन हमारे कट हो जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द करिकुलम। क्वेश्चन नंबर 2, द फोकस असेसमेंट शुड बी ऑन, मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए, बताइए। असेसमेंट जो हम बच्चों का करते हैं उसका क्या मतलब है, क्यों होना चाहिए, किस लिए करते हैं, क्या उसका केंद्र होना चाहिए। ठीक है। यानी क्या पर्पस होना चाहिए मूल्यांकन का।
रिफ्लेक्टिंग व्हाट ऑल द लर्नर्स कैन नॉट डू, कि ये दिखाएं कि बच्चे क्या नहीं कर सकते, अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता, इसका चित्रण करें। तो ये गलत बात है, बच्चों के अंदर तो कैपेबिलिटी होती है सब कुछ करने की, ठीक है, बच्चों के अंदर तो जन्मजात क्षमता होती है। बी स्पेसिफाइंग द परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर्स इन कंपेरिजन टू द अदर्स इन द क्लास, यानी कक्षा के दूसरे बच्चे की तुलना में अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण करना कि दूसरे के कंपैरिजन में कैसा कर रहा है। दूसरा बच्चा तो 90 प्लस का है, तुम 60 प्लस के हो, तो बच्चों के बीच में हमें तुलना भी नहीं करनी है, कंपैरिजन नहीं करना है भाई, ठीक है। लेबलिंग द चाइल्ड इनटू नॉर्मेटिव कैटेगरी, पहले ही इतना भयंकर वर्ड आ गया है लेबलिंग, नेगेटिव वर्ड है ये, जहां भी आ जाए आंख बंद करके कट लगा देना, ठीक है, लेबल नहीं करना हमें बच्चे को। डी ऑप्शन है डिटेलिंग व्हाट एंड हाउ द लर्नर्स हैज बीन लर्निंग, ये होता है असेसमेंट का पर्पस कि अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है, इसका वर्णन करना कि बच्चा इंप्रूव कर रहा है तो कैसे कर रहा है, इंप्रूव नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, यही तो होता है असेसमेंट का पर्पस, है ना भाई। मूल्यांकन हम करते हैं तो इसीलिए तो करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा, कितना उसे आया और कहाँ कमी रह गई है, कहाँ उसे रिमेडियल टीचिंग देनी है ना। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग डेपिक्ट्स अ कल्चर ऑफ इंक्लूजन इन स्कूल्स, निम्न में से कौन सा विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है, यानी कौन सा दर्शाता है कल्चर ऑफ इंक्लूजन को। ए ऑप्शन है डिफरेंशिएटेड असेसमेंट आर प्रमोटेड टू मीट इंडिविजुअल नीड्स, यानी विद्यार्थियों की जरूरत को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है। बी ऑप्शन है डाइवर्सिटी एंड वेराइड पर्सपेक्टिव आर डिस्करेज्ड, की विभिन्नता और विविध परिप्रेक्ष्य को हतोत्साहित किया जाता है। तो भाई इंक्लूजन क्लासरूम में क्या होता है, डाइवर्सिटी को तो अपनाया जाता है, डिस्करेज थोड़ी ना किया जाता है, हतोत्साहित थोड़ी ना करते हैं भाई। हमें अलग अलग पृष्ठभूमि से, अलग अलग जगह से जो बच्चे आ रहे हैं उन्हें तो एक्सेप्ट करना चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि उन्हें डिस्करेज करें, ठीक है। ओनली फ्यू स्टूडेंट फील्स वेलकम्ड एंड वैल्यूड इन द स्कूल, यानी विद्यालय में कुछ विद्यार्थियों को ही अभिवादित और समाहित महसूस करें, यानी कुछ बच्चों की ही रेस्पेक्ट करें, बाकी को इग्नोर करें, तो ये तो गलत बात है ना, पार्शियलिटी हो गई। डी ऑप्शन इज स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड ग्रुप एज पर देयर एबिलिटीज, यानी बच्चों की एबिलिटीज के अकॉर्डिंग उनके ग्रुप बना दें कि भाई तुम इंटेलिजेंट हो तो तुम ए सेक्शन में, तुम डल बच्चे हो तो तुम बी सेक्शन में, तो ये बात भी गलत है ना, ऐसा तो हमें नहीं करना है, सेपरेशन नहीं करना है बच्चों का, है ना ही टैग देना है, ना उन्हें लेबल करना है, तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ए ऑप्शन हमारा ठीक है कि इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या होता है, डिफरेंशिएटेड असेसमेंट और डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, यानी जो जिस तरह का बच्चा है उसे उसी तरह से केटर किया जाता है। बच्चे को कम दिखाई दे रहा है आगे बैठाओ, कम सुन रहा है तो उसे आगे बैठाओ, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है तो उसे टैक्टाइल मटेरियल दिखा दो, यानी ब्रेल लिपि का प्रावधान हो, तो इस तरह से ही हमें बच्चों को केटर करना है, यानी जिस तरह की जरूरत है उस तरह की जरूरत को पूरा करना है, वही इंक्लूजन क्लासरूम होता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, टू एंश्योर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट टू अवॉइड, यानी गतिक दिव्यांग वाले मैं बताती हूँ जिनको लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी चलने में अक्षमता है, चल नहीं पाते हैं, चलने में दिक्कत है, उनके लिए क्या हमें अवॉइड करना चाहिए एक इंक्लूसिव क्लासरूम में, बताइए। ए ऑप्शन है एलोकेटिंग क्लासरूम, लाइब्रेरी एंड लैब्स ऑन द टॉप फ्लोर, कि बिल्कुल टॉप फ्लोर पे क्या है उन्हें जो क्लासरूम है वो टॉप फ्लोर पे दे दें, लाइब्रेरी भी उन्हें टॉप फ्लोर पे दें, उनकी लेबोरेटरी भी टॉप फ्लोर पे होनी चाहिए। बी ऑप्शन है लेवलिंग ऑफ ऑल एरियाज ऑफ स्कूल विद रैंप्स एंड लिफ्ट, यानी जितना भी स्कूल है सारे में रैंप लगवाएं, लिफ्ट्स लगवाएं। सी ऑप्शन है मेकिंग एडेप्टेशन एज पर स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अनुकूल करना, यानी जिस तरह की जरूरत है उस तरह का ही अनुकूलन बनाना, भाई जिस चीज़ की जरूरत है वो चीज़ होनी चाहिए। डी रीजनेबल एकोमोडेशन इन सीटिंग अरेंजमेंट, यानी बैठने की व्यवस्था में उचित समायोजन करना, वही बात है कि कम दिख रहा है तो आगे बैठाओ, सुन नहीं रहा है तो आगे बैठाओ, ठीक है। किसी बच्चे को बैठने में दिक्कत है तो उसकी समस्या का समाधान करो, ठीक है।
तो ये ऑप्शन भी ठीक है, ये भी ठीक है। और बच्चों को क्या है, जिन्हें दिक्कत है चलने में, उनके लिए रैंप लगवाया जाए, लिफ्ट लगवाया जाए, तो ये भी ठीक है। लेकिन ये बात गलत है कि जिन बच्चों को पहले से ही लोकोमोटर डिसेबिलिटी और तुम उन्हें क्लास टॉप फ्लोर पे दे रहे हो, यानी ऊपर वाली मंजिल पे उन्हें क्लास दे रहे हो, तो वो कैसे जा पाएंगे, है ना। ना तो उन्हें ऊपर वाली मंजिल पे लाइब्रेरी देनी है, क्लासरूम, तो ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है, यानी गलत पूछा है, अवॉइड पूछा है कि कौन सा अवॉइड करना चाहिए। तो ये हमें क्वेश्चन में देखना है कि नोट और अवॉइड पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर ये नहीं देखे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट विद क्रिएटिविटी। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है, ठीक है, गलत बताना है एक। भाई जो बच्चा क्रिएटिव है उसकी हायर ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी उसका दिमाग तो तेज हो गई, उच्च क्रम समस्या समाधान, यानी समस्याओं को बिल्कुल इजीली सोल्व कर लेगा, क्रिएटिव होगा। कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी सोच। भाई कन्वर्जेंट थिंकिंग का तो मतलब होता है कि बच्चा कुछ बस एक ही दिशा में सोच पाएगा, जैसे कि वन वर्ड आंसर देना, हाँ सीधा हाँ या ना में जवाब देना, यस नो में देना, वन वर्ड में देना, वो ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगा पाएगा, लिमिटेशन हो जाएगी। तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा, बाकी आगे भी पढ़ते हैं। नोवल इनोवेशन, यानी नवाचारी प्रयोग, बच्चा कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करेगा। भाई जो क्रिएटिव है वो कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करेगा, है ना। और उसका स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, यानी जिज्ञासा की प्रबल भावना, क्यूरियस भी होगा, जानने के लिए उत्सुक होगा चीज़ों को। तो ये ऑप्शन भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि गलत पूछा है, ठीक है, नोट पूछा है, तो बी ऑप्शन पे हम यहाँ जाएंगे। कितना गंदा लेके आई हूँ मैं, है ना। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट लर्न बेटर, मैं थोड़ा तेज चल रही हूँ ना, व्हेन मटेरियल टू बी लर्नड इज, पता नहीं चलता, फ्लो में कभी कभी तेज हो जाता है, फिर बाद में मैसेजेस आते हैं सबके कि इतना तेज पढ़ा दिया। जब सीखी जाने वाली सामग्री डैश हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। कैसी सामग्री होनी चाहिए, यानी कैसा मटेरियल होना चाहिए पढ़ाए जाने के लिए। कॉम्प्लेक्स एंड एक्सटेंसिव, यानी कॉम्प्लेक्स हो, जटिल हो। भाई हम जटिल क्यों पढ़ाएंगे, हम तो पहले सरल पढ़ाएंगे ना, तो ये गलत है ये तो ऑप्शन। कनेक्टेड विद एग्जिस्टिंग नॉलेज, मौजूदा ज्ञान से जुड़ी। डिसऑर्डरली एंड अनऑर्गेनाइज्ड हो, या फिर डिसेपरेट टू देयर सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट, यानी उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न हो। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन होगा। देखो जो सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट से ही अलग हो तो वो तो गलत बात है, हमें कैसे पढ़ाना है, सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट से जोड़ के, यानी बच्चे के सामाजिक संदर्भ से जोड़ के पढ़ाना है हमें, तो ये तो अलग करने की बात कर रहा है, तो गलत हो गया। डिसऑर्डरली नहीं होनी चाहिए, यानी कुछ भी अटपटा पढ़ा रहे हैं कि कुछ भी अटपटा दे रहे हैं बच्चों को, तो ऑर्डरली होना चाहिए और ऑर्गेनाइज वे में होना चाहिए, है ना। कनेक्टेड विद एग्जिस्टिंग नॉलेज, ये बात ठीक है कि बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, यानी मौजूदा ज्ञान से जुड़ा हुआ मटेरियल होना चाहिए। जो बच्चे के पास ज्ञान है, जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे ही जोड़ के हमें पढ़ाना है, ठीक है, तो बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टू स्टूडेंट्स फेलर इन एकेडमिक अचीवमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है, यानी बच्चे किसकी वजह से फेल होते हैं। ए ऑप्शन है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी अनुभवात्मक शिक्षा। बी है डीकंटेक्चुअलाइज्ड करिकुलम, यानी गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। इंक्लूसिव फिलोसॉफी, यानी समावेशी दर्शन। डी है लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी, यानी शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो देखो जब लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी होगी, यानी बच्चे के अकॉर्डिंग सब कुछ होगा, तो बच्चा क्यों फेल होगा भाई, है ना। इंक्लूजन फिलोसॉफी हो, यानी इंक्लूजन फिलोसॉफी यानी बच्चे के अकॉर्डिंग हो, बच्चे की नीड्स को ध्यान में रखा जाए, किसी और बैकग्राउंड से बच्चा आ रहा है तो उसे भी रेस्पेक्ट दी जाए, यानी सब कुछ बच्चे के अकॉर्डिंग हो। इंक्लूसिव एजुकेशन हो, इंक्लूसिव फिलोसॉफी हो, ठीक है, सभी को समावेश करके एक कक्षा में पढ़ाया जाए, तो ये भी ठीक है, क्यों बच्चा फेल होगा। एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो, यानी बच्चे के अनुभव को भी ध्यान में रखा जाए, तो ये भी ठीक है।
लेकिन डी कंटेक्चुअलाइजेशन करिकुलम होगा तो बच्चा फेल होगा, यानी गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, यानी बच्चे के अकॉर्डिंग ही ना हो, बच्चे के संदर्भ से ही जुड़ा ना हो, कंटेक्चुअलाइजेशन ही ना हो, कंटेक्स्ट से जुड़ा हुआ ही ना हो, यानी बच्चे की ना तो रियल लाइफ से जुड़ा हो ना ही एनवायरनमेंट से जुड़ा हो, बच्चा जो भी पढ़ रहा है उसे समझ ही नहीं आ रहा, उसके सिर के ऊपर जा रहा है, यानी उसकी समझ से परे बिल्कुल, अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, किसकी वजह से फेलर है? डी कंटेक्चुअलाइज करिकुलम की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एज पर एनसीएफ 2005 चिल्ड्रन, यानी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार, ए ऑप्शन है आर पैसिव रेसिपिएंट, यानी बच्चे क्या है? पैसिव रेसिपिएंट ऑफ कंटेंट डिलीवर्ड बाय टीचर, यानी बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है। तो क्या है एनसीएफ कहता है ऐसा? बी ऑप्शन है डोंट हैव द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर लर्निंग, यानी बच्चों में कैपेसिटी नहीं होती अपनी लर्निंग को रेगुलेट करने के लिए। लर्न बेस्ट मेमोराइजेशन थ्रू रोट, यानी रट के ज़्यादा अच्छा तरह याद करते हैं। या फिर डी ऑप्शन है प्ले एक्टिव रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यानी बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो यही कहते हैं एनसीएफ यही कहता है कि बच्चा जो है ज्ञान का निर्माण करता है किस तरह से? एक्टिवली इन्वॉल्व होके। ठीक है, अपने ज्ञान का निर्माण करता है एक्टिवली इन्वॉल्व होके। ठीक है, एक्टिव रोल प्ले करके। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ना तो हमें ये बच्चा रटने के माध्यम से सीखता है, और ना ही ये कि बच्चा अपनी थिंकिंग को रेगुलेट नहीं कर सकता, तो ये बात भी गलत है। बच्चे अपने एक्शंस को भी गाइड कर सकते हैं, अपनी थिंकिंग को भी रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और बच्चा क्या है? एक्टिव रेसिपिएंट होता है, ना कि पैसिव रेसिपिएंट। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा कटता है यहाँ पे, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बताइए, सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये। नॉलेज और अवेयरनेस ऑफ सेल्फ और नॉवर डेपिक्ट्स, यानी स्वयं के ज्ञान का ज्ञाता होना या जागरूकता क्या दर्शाती है? बताइए। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग या नोवर अबाउट नोई, बताइए क्या कहलाता है? ये पॉइंट हर बार घूम घूम के आ रहा है। तो क्या कहलाता है? अपनी ही थिंकिंग पे विचार करना, अपनी ही सोच पे विचार करना। तो ये क्या कहलाता है? मेटाकोग्निशन, अधिसंज्ञान। मैं सीधा आंसर ही बता रही हूँ क्योंकि ये इतना रिपीट होता है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। मेटाकोग्निशन। ठीक है, मिसकंसेप्शन तो यानी कोई भी गलत कंसेप्ट अगर दिमाग में आ जाता है। निमोनिक्स होता है किसी चीज़ की शॉर्ट फॉर्म, और मोटिवेशन तो अभिप्रेरणा होती है ना। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे कटते हैं, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट्स आर लाइकली टू फील बोर्डम व्हेन, यानी बच्चे कब बोरियत महसूस करते हैं? डैश विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना है? बताइए। व्हेन एक्टिविटी इज नॉट वैल्यूड, जब बच्चों की गतिविधि को महत्व ना दिया जाए। या फिर एक्टिविटी इज वैल्यूड, यानी गतिविधि को महत्व दिया जाए, यानी जो बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं उसे वैल्यू दी जाए। या फिर सक्सेस इज अचीव्ड, जब बच्चों को सक्सेस मिलेगी तो वो बोर होंगे क्या? नहीं होंगे भाई। आप अगर आपको सक्सेस मिले तो आप बोर हो जाओगे क्या कि मुझे तो सक्सेस बार बार ही मिल रही है? कहता है कोई ऐसा? नहीं कहता ना। सक्सेस इज डिजायर्ड, जब उनकी सफलता की अपेक्षा होने पर। तो बच्चे तब बोर होंगे जब उनकी एक्टिविटी को क्या नहीं करा जाएगा? वैल्यू नहीं दी जाएगी, उन्हें महत्व नहीं दिया जाएगा उनकी एक्टिविटी को। ठीक है, तब बच्चे बोर होंगे। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ फाइन मोटर स्किल, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म के उपयोग का एक उदाहरण है? यानी फाइन मोटर स्किल का कौन सा एक एग्जाम्पल है? दो तरह की स्किल होती है, ग्रोस मोटर स्किल, ग्रोस मोटर एंड फाइन मोटर स्किल। क्या हो गया मेरे गले में? फाइन मोटर स्किल, ग्रोस मोटर यानी जिसमें हमारी बड़ी मांसपेशियों का यूज हो, जैसे कि रनिंग, ठीक है, जंपिंग, यानी जिसमें पूरे हाथ पैरों का यूज हो, भाई दौड़ रहे हैं हम, कुछ भी कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं। फाइन मोटर स्किल्स यानी जिनमें छोटी मसल्स का यूज हो, जैसे कि मेकअप करती हैं लड़कियां, स्क्रिबलिंग, पेन पकड़ना, या बटन के शर्ट बंद करना, या फिर मटर छीलना है, कुछ भी, मतलब जिसमें हमारी छोटी मसल्स का यूज हो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ जाता है? स्क्रिबलिंग, जैसे कि आंसर में है। ठीक है, राइटिंग इसके अंदर ही आ जाता है, यानी लिखना, क्योंकि लिखने में क्या होता है? हमारी उंगली और अंगूठे का कोऑर्डिनेशन बनता है, यानी ये सूक्ष्म क्या है? सूक्ष्म गतिक कौशल।
हिंदी में बोलते हैं, है ना। स्क्रिबलिंग, राइटिंग, तो जिसमें हमारी छोटी मसल्स का यूज़ होता है वो होती है फाइन मोटर स्किल, और जिनमें हमारी बड़ी मांसपेशियों का यूज़ होता है वो होती है ग्रॉस मोटर स्किल। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे ठीक होगा, स्क्रिबलिंग यानी घसीट कर लिखना। इसमें क्या करेगा बच्चा, ऐसे पकड़ेगा पेन को, तो उसमें क्या होगा, उंगली और अंगूठे का कोऑर्डिनेशन बनेगा। ठीक है, तो ये क्या है, फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बाकी जो एग्जाम्पल हैं ये सारे हैं ग्रॉस मोटर स्किल के। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। लॉट्स ऑफ क्यूज अबाउट जेंडर अप्रोप्रिएट वेज ऑफ बिहेविंग comes from films and advertisement. This highlight the role of as a agency of socialization. फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीके के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह सामाजिकरण की संस्था के रूप में की भूमिका पर प्रकाश डालता है। यानी जो हम मूवीज वगैरह देखते हैं, फिल्म्स देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो इसे क्या, ये क्या कहलाता है, सबसे पहले तो ये मीडिया कहलाता है। भाई मीडिया तो कहलाता है। ठीक है, अब जैसे हम फ़ोन में ऑनलाइन मूवी देख रहे हैं या फिर घर पे देख रहे हैं, मतलब कैसे भी देख रहे हैं, तो कैसे सोशल मीडिया बोलते हैं ना, सोशल मीडिया, तो ये क्या हुआ, मीडिया। और मीडिया क्या होता है भाई, प्राइमरी तो हो नहीं सकता, प्राइमरी तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि प्राइमरी एजेंट तो फैमिली होती है। बच्चे का जो सामाजिकरण है शुरुआत में अपने घर से होता है, तो प्राइमरी तो फैमिली हो गई, तो इसमें भी प्राइमरी है, इसमें भी प्राइमरी है, दोनों कट गए। ठीक है, स्कूल ये हो नहीं सकता, क्योंकि स्कूल में हम फिल्म तो देखते नहीं है, एडवर्टाइजमेंट तो देखते नहीं है, ये कहाँ देखते हैं हम, मीडिया के थ्रू। तो मीडिया क्या है, सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बताइए, द कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कम्स इन प्री ऑपरेशनल पीरियड इज। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है, बताइए। ए ऑप्शन है एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग थिंकिंग यानी अमूर्त सोच की क्षमता, तो ये तो फॉर्मल ऑपरेशनल में आती है जब बच्चा बड़ा हो जाता है। एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर यानी लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है जैसे कोई भी सामान सामने पड़ा हो तो बच्चा क्या है उस तरफ ही दौड़ेगा, तो ये तो इसमें तो बच्चा बहुत छोटा होता है, ये सेंसरी मोटर के अंदर आती है। ठीक है, एबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव, ये बात ठीक है, दूसरों का नजरिया लेने की क्षमता यानी ईगो सेंट्रिज्म जिसे बोलते हैं, तो सी ऑप्शन ही हमारा ठीक होगा। बाकी डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग यानी परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता, ये भी किसके अंदर आती है, ये भी फॉर्मल ऑपरेशनल के अंदर आती है। ठीक है, ये भी फॉर्मल ऑपरेशनल के अंदर आती है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 14। अकॉर्डिंग टू पियाजे इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अ टीचर टू बी डैश और डैश। पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का क्या होना बहुत जरूरी है, किस तरह का शिक्षक होना चाहिए, मोबाइल और फ्लेक्सिबल होना चाहिए यानी बिल्कुल पोलाइटली बिहेव करे, स्वीटली बोले बिल्कुल, और बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट ना हो, पोलाइटली बिहेव करे सभी के साथ। स्ट्रक्चर्ड और रिजिड यानी खड़ूस होना चाहिए पूरा, कि सुबह तो ही बिल्कुल नक चढ़ा हो। एम्पैथेटिक और ट्रांसपेरेंट यानी सहानुभूतिपूर्ण, देखो ये ऑप्शन ठीक हो सकता था, लेकिन हम सहानुभूति कब दिखाते हैं, जब बेचारा फील होता है बच्चों को, यानी किसी बच्चे को किसी तरह की दिक्कत है और हम उसके सामने ऐसे कर रहे हैं बेचारा बेचारा टाइप, तो उसे क्या है, सहानुभूति है, ये एडजस्ट नहीं होता ये वर्ड, है ना स्कूल में। मैकेनिकल और बिहेवियरिस्टिक, भाई मैकेनिक की तो बात यहाँ पे नहीं हो रही है ना, व्यवहारवादी और यांत्रिक तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ना ही ये ऑप्शन होगा, स्ट्रक्चर रिजिड भी नहीं होगा। तो टीचर कैसा होना चाहिए, मोबाइल और फ्लेक्सिबल यानी बिल्कुल पोलाइटली बिहेव करे, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ाए, स्वीटली पढ़ाए, पोलाइटली बोले। कि जैसे कि डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि डॉक्टर के देखने से ही हमारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं, क्योंकि वो बोलता इतना स्वीटली है ना। तो टीचर को भी इसी तरह से बोलना चाहिए कि बच्चे तारीफ करते करते थक जाएं कि भाई मुझे तो वो उन्हीं टीचर से पढ़ना है या उन्हीं मैडम से पढ़ना है। क्यों कहते हैं बच्चों को पसंद आता है ना बिहेवियर, तो टीचर का कैसा बिहेवियर होना चाहिए, किस तरह का टीचर होना चाहिए, फ्लेक्सिबल बिल्कुल, ठीक है, कूल फ्रेंडली बिहेव करे। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 15। इन द व्यूज ऑफ लेव वाइगोत्स्की के विचार में क्या होना चाहिए, कॉग्निशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज यानी संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट गाइड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है,
सी ऑप्शन है लैंग्वेज फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, यही ऑप्शन है। डी ऑप्शन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज नॉट रिलेटेड टू लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा कि वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। वाइगोत्स्की कहते हैं पहले बच्चे की भाषा आती है फिर बच्चे का विचार आता है, ठीक है, लैंग्वेज प्रेसीड्स थॉट, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 16। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स फैसिलिटेट कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं, किसके अकॉर्डिंग, लेव वाइगोत्स्की की, ये ध्यान में रखना है। ए ऑप्शन है कल्चरल टूल्स यानी सांस्कृतिक उपकरण, सेकंड है सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक संपर्क, थर्ड ऑप्शन है इक्विलिब्रेशन यानी संतुलन, फोर्थ ऑप्शन है रिवार्ड या पुरस्कार। बताइए, देखो रिवार्ड की बात तो बिहेवियरिज्म करते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रेशन आता है पियाजे की थ्योरी में, ठीक है, तो सोशल इंटरेक्शन और कल्चरल टूल की बात करते हैं वाइगोत्स्की, ठीक है। वाइगोत्स्की तीन चीजों पे बात करते हैं, एक तो लैंग्वेज की बात करते हैं, ठीक है, एक सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, सामाजिक अंत्यक्रिया की, और एक कल्चर यानी संस्कृति की बात करते हैं, ठीक है। तीन चीजों पे लेव वाइगोत्स्की बात करते हैं। तो दो ऑप्शन इन्होंने दिए गए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड ही हमारा ठीक है। सी ऑप्शन में दिया गया है फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7। इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम लर्निंग, एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम कैसा होना चाहिए, हैपन्स बाय पेयरिंग ऑफ स्टिमुलस रेस्पॉन्स एसोसिएशन यानी उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युगम द्वारा होता है। नहीं भाई, इज डिपेंडेंट ऑन रिवार्ड एंड पनिशमेंट, कि रिवार्ड और पनिशमेंट पे डिपेंड हो, पुरस्कार और दंड पर निर्भर करता है। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम इज को कंस्ट्रक्टेड बाय द टीचर एंड द स्टूडेंट, यानी शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित है। या फिर डी ऑप्शन है इज डिपेंडेंट सोलली ऑन द टीचर एंड स्टूडेंट्स रोल इज पैसिव, जहां स्टूडेंट का रोल पैसिव होगा और टीचर एक्टिव होगा, तो वो चाइल्ड सेंटर्ड थोड़ी ना होगा, वो तो टीचर सेंटर्ड होगा। कैसा होगा, टीचर सेंटर्ड होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो सरासर गलत है, और रिवार्ड और पनिशमेंट की बात भी नहीं की जाती चाइल्ड सेंटर्ड में, और ना ही स्टिमुलस रेस्पॉन्स की बात की जाती, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में लर्निंग कैसी होती है, जिसमें टीचर और बच्चे क्या है, इंटरेक्शन करके सीखते हैं, डिस्कशन करके सीखते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ठीक है, अच्छे से बिहेव करते हैं और बच्चों को केंद्र में रखा जाता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 18। At which stage of Lawrence Kohlberg's theory of moral development do children ignore the intention of others and instead focus on the fear of authority and negative consequence? ये बताइए कौन सी स्टेज है लॉरेंस कोलबर्ग की। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की अपेक्षा करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी बच्चा डरा रहता है कि अगर तूने ये गलती कर दी तो तेरी पिटाई होगी, ठीक है, और अगर तूने कुछ भी गड़बड़ करी तो बड़े तुझे पिटाई करेंगे, इसलिए तुझे रूल्स और रेगुलेशंस को तोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सी स्टेज है, ये है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। कौन सी स्टेज है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, यानी बच्चे को डर लगा रहता है कि अगर तूने कुछ भी गलती करी तो तेरी पिटाई होगी, ठीक है। तो बच्चा क्या है, डर के मारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बी ऑप्शन गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, यानी बच्चा अच्छे बनने की, लड़का लड़की अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे नहीं होंगे, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 19। द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज फ्लुएंटली एंड फ्लेक्सिबली टू एक्सप्रेस वंस थिंकिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डैश इंटेलिजेंस हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी।
हावर्ड गार्डनर की थ्योरी में कौन सी एक भाषा पाई जाती है जिसमें भाषाई बुद्धि होती है, कौन सी एक इंटेलिजेंस पाई जाती है, कौन सी एक बुद्धि पाई जाती है उनके अंदर, जिनको लैंग्वेज में फ्लुएंटली यानी भाषा को अच्छी तरह वो बोल पाते हैं, फ्लेक्सिबली बोल पाते हैं, तो उनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है, बताइए। ए ऑप्शन है भाषाई बुद्धि यानी लिंग्विस्टिक, बी प्रकृतिवादी नेचुरलिस्टिक, सी स्थानिक यानी स्पेशल, डी इंट्रापर्सनल यानी अंतर्वैयक्तिक। तो बताइए कौन सी एक बुद्धि पाई जाती है जिनकी भाषा पे अच्छी पकड़ होती है, बताइए। भाई भाषा पे अच्छी पकड़ है तो लिंग्विस्टिक से ही तो होगी, है ना, तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस ही पाई जाएगी, उनके अंदर भाषाई बुद्धि ही पाई जाएगी, जिन्हें भाषा पे अच्छी पकड़ होती है, जिनकी अच्छी फ्लुएंसी होती है। जैसे कि अंजना ओम कश्यप है, ये प्रेस रिपोर्टर होते हैं, कितनी फ्लुएंटली बोल पाते हैं। भाई हम तो नहीं बोल पाते, हम तो बीच में अटक भी जाते हैं या कुछ गलत वर्ड भी निकल जाता है, लेकिन ये लोग कितने फर्राटेदार बोलते हैं, बिल्कुल ऐसा मन करता है सुनते रहो, कुछ भी गलत, एक वर्ड को भी 10 बार रिपीट कर देंगे, और हम अगर एक वर्ड को 10 बार रिपीट कर रहे हैं तो उसमें भी गलती हो जाएगी, है ना। तो इनके अंदर क्या पाई जाती है, भाषाई बुद्धि पाई जाती है, ठीक है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाती है, ठीक है। स्पेशल क्या होता है, जो माइंड में नक्शा बना देते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ऑन गेटिंग अ डॉल as a gift from 4-year-old Rahul said, what will I do with this? Boy do not play with dolls. What does this illustrate? यानी 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला मैं इसका क्या करूंगा। लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते, ये क्या दर्शाता है, यानी बच्चे को गुड़िया मिलने पे कह रहा है कि मैं क्या करूंगा भाई इसका, लड़के थोड़ी ना गुड़िया से खेलते हैं। तो उस बच्चे की कैसी मेंटेलिटी है, वो कहाँ से आ रही है उसकी सोच। जेंडर रेलिवेंस यानी जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी जेंडर पक्षपात, या फिर जेंडर स्टीरियोटाइप यानी जेंडर रूढ़िवादिता, या फिर जेंडर इक्विटी। देखो इक्विटी की तो यहाँ बात हो ही नहीं रही है, और पक्षपात की क्या बात होगी, तो बच्चे की सोच है वो कैसे आई, ये जेंडर स्टीरियोटाइप है, यानी पहले टाइम से सोच चली आ रही है ना, वही उसके दिमाग में सेट हो रही है कि लड़के थोड़ी ना गुड़ियों से खेलते हैं, लड़कों तो गाड़ी आती है, ट्रक वगैरह आते हैं, गन लेके आनी चाहिए थी मेरे लिए तो, है ना। तो ये क्या है, रूढ़िवादिता है, यानी जो गलत सोच बनी हुई है कि भाई लड़कियां गुड़ियों से ही खेलेंगी, अगर रोती दिख रही हैं तो लड़कियां ही दिखाई जाएंगी, लड़के रोते नहीं है, घर का काम करेंगी तो लड़कियां ही करेंगी, ठीक है। तो ये क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप है, ठीक है, यानी जेंडर रूढ़िवादिता। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। ए ऑप्शन है डेवलपमेंट इज नॉट सीक्वेंशियल, विकास क्रमबद्ध नहीं होता है। भैया ये तो गलत है, डेवलपमेंट क्या है, सीक्वेंस में होता है। डेवलपमेंट इज डिसऑर्डरली, विकास अव्यवस्थित होता है, तो ये भी गलत है कि डेवलपमेंट क्या है, एक ऑर्डर में होता है, एक पैटर्न में होता है। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये बात ठीक है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। डी ऑप्शन है डेवलपमेंट माइलस्टोन्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चरल कंटेक्स्ट, कि विकास का कल्चर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कि विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते हैं। तो ऐसा नहीं है, कल्चर से भी अफेक्ट होता है कहीं ना कहीं, विकास हमारा एनवायरनमेंट से भी होता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो सी ऑप्शन हमारा सही है कि करेक्ट पूछा है। तो डेवलपमेंट क्या होता है, कंटिन्यूअस, यानी विकास क्या है, सतत प्रक्रिया है, चलती रहती है हमेशा, कभी नहीं रुकती है, ठीक है, जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है और कब तक जाती है, जब तक हमारी मृत्यु होती है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटा कॉग्निटिव स्किल? निम्न में से कौन सा अधिसंज्ञानात्मक कौशल का उदाहरण है, बताइए। मेटाकॉग्निटिव अभी पढ़ के आए थे, थिंकिंग अबाउट ओन थिंकिंग, अपनी ही सोच पर विचार करना, ठीक है, इवेल्युएट वंस थिंकिंग। तो ए ऑप्शन है इवेल्युएटिंग प्रोसेस यूज्ड बाय वनसेल्फ इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, किसी समस्या को हल करने में स्वयं द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया का मूल्यांकन करना। बी ऑप्शन है आइडेंटिफाइंग द डिफरेंस बिटवीन टू पिक्चर्स, यानी दो चित्रों के बीच अंतर की पहचान करना। सी ऑप्शन है नोइंग द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मीथेन, यानी मीथेन का रासायनिक सूत्र जानना। भैया मीथेन कहाँ से आ गए हैं। डी ऑप्शन है रिकॉलिंग द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ अ पार्टिकुलर डायनेस्टी, यानी एक विशेष राजवंश के कालानुक्रमिक क्रम को याद करना। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा।
कभी कभी तो ऐसे ऑप्शन देते हैं सही में पता ही नहीं चलता कहाँ से दे दिया ठीक है, तो ये ऑप्शन तो कहीं भी नहीं होगा भैया। और ना ही यहाँ मीथेन की बात चल रही, केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे हैं। आइडेंटिफाइंग द डिफरेंस बिटवीन टू पिक्चर्स, यानी दो चित्रों के बीच अंतर की पहचान नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। मेटा कॉग्निटिव होता है थिंकिंग अबाउट ओन थिंकिंग, यानी अपनी ही सोच पे विचार करना, इवेल्युएट करना कि भाई मैंने ये काम सही किया है नहीं, यानी जो काम खुद ही सोच रहे हैं और खुद ही उस पर दोबारा सोच रहे हैं कि मैं जो सोच रही थी क्या वो सोच मेरी सही है, क्या मेरा ये डिसीजन सही है, उसके ऊपर इवैल्यूएशन करना कहलाता है मेटा कॉग्निशन, इवैल्यूएटिंग वंस थिंकिंग। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 23। टू मेक लर्निंग मीनिंगफुल फॉर स्टूडेंट्स अ टीचर शुड, विद्यार्थियों के लिए अधिगम को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए, बताइए। ए ऑप्शन है एम्फेसिस ऑन रोट मेमोराइजेशन ऑफ टेक्स्ट बुक कंटेंट, यानी पाठ्य पुस्तक सामग्री को रटकर याद करने पर जोर दें। तो देखो कितना गंदा वर्ड आया है रोट मेमोराइजेशन, तो जहाँ भी ये दिखे कट लगा देना, पर ये भी देख लेना नोट तो नहीं पूछा है। ठीक है, कभी कहो कि आपने तो ये बोला था कट लगा दो, कट लगाने का मतलब अगर पॉजिटिव हो क्वेश्चन तो कट लगाओ, और अगर नोट पूछा है तो यही हमारे ऑप्शन होते हैं गलत वाले। एम्प्लॉय स्टिमुलस रेस्पॉन्स एसोसिएशन टू कंडीशन बिहेवियर, यानी व्यवहार अनुकूल के लिए उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ को नियोजित करें तो लर्निंग मीनिंगफुल होगी। फ्रिक्वेंटली यूज टेंजिबल रिवार्ड्स टू मोटिवेट स्टूडेंट, यानी बच्चों को रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करें, हैं इनाम दें तो मीनिंगफुल लर्निंग होगी। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू थिंक एंड रिफ्लेक्ट ऑन एक्सपीरियंस, ये बात ठीक है कि अनुभव पर चिंतन और मनन करने के अवसर प्रदान करें तो बच्चा क्या है मीनिंगफुल लर्निंग कर पाएगा, सीख पाएगा। ठीक है, क्या कर पाएगा, मीनिंगफुल लर्निंग कर पाएगा अगर हम बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मौके देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे। ठीक है, देखो कितना बढ़िया वर्ड है, क्या है, बच्चे को अवसर देने चाहिए। ठीक है, तो अनुभव पर चिंतन और मनन करने के अवसर हमें देने चाहिए, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 24। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड, यानी बालकों के व्यक्तिगत विकास, बताइए कैन बी प्रिडिक्टेड एक्यूरेटली एंड एब्सोल्युटली बाय रेफरिंग टू द डेवलपमेंटल माइलस्टोन, यानी बिल्कुल अनुमान लगाया जा सकता है कि विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है कि भाई मैं बता रही हूँ ये बच्चा तो फ्यूचर में जाके यही बनेगा, बिल्कुल 100% लिख के ले लो कोरे कागज पे। तो ऐसा तो कहीं नहीं होता है भाई, ऐसा तो ये हाथ देखने वाले हैं यही जादू मंत्र फूंक सकते हैं, वो भी ये झूठ ही बताते हैं। ठीक है, तो ऐसा तो भगवान ही करेंगे भाई, हम कोई भी नहीं कर सकता। कैन नॉट प्रोडिक्टेड एट ऑल, कि बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा सकता भाई, थोड़ा बहुत तो देख के बता सकते हैं कि अगर बच्चा ज़्यादा शार्प है या अच्छा है इंटेलिजेंट है तो कह सकते हैं कि भाई हाँ फ्यूचर में जाके अच्छा कर सकता है या इस फील्ड में अच्छा कर सकता है, थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर सकते हैं, है ना, तो ये भी गलत है। कैन बी प्रिडिक्टेड समवॉट बट ऑल चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, ये सही है कि के लिए कुछ हद तक पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है परंतु सभी बच्चों के विकास की दर क्या है, अलग अलग होती है। ठीक है भाई, सभी का रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग है। इस डिसऑर्डरली एंड कंटिन्यूअस की अव्यवस्थित और असतत होता है तो ये भी गलत है, ऑर्डरली होता है कंटिन्यूअस होता है, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है कि थोड़े हद तक लगा सकते हैं अनुमान कि हाँ ये बच्चा इस तरह का हो सकता है, ये बन सकता है, ये तो बहुत एक्टिव बच्चा है, जल्दी बोल सकता है, इस तरह से। लेकिन सबका क्या है भाई, रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग होता है, कोई बच्चा 1 साल का बोलता है, कोई बच्चा 1.5 साल का बोलता है, कोई ज़्यादा शार्प होता है, कोई नहीं होता, कोई बड़ा होकर ज़्यादा शार्प होता है ना, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। एज पर जीन पियाजेज थ्योरी एडेप्टेशन इन्वॉल्व्स 2 कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज, जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन 2 मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है, बताइए एडेप्टेशन के अंदर कौन सी 2 प्रोसेस आती हैं। भाई इक्विलिब्रिएशन के अंदर आते हैं एडेप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, एडेप्टेशन के अंदर 2 प्रोसेस आते हैं, बताइए एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन, यानी समायोजन व समावेशन। बी ऑप्शन है इक्विलिब्रिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, संतुलीकरण एवं संगठन। सी ऑप्शन है एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन, यानी समायोजन एवं संतुलीकरण। डी ऑप्शन है एसिमिलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी समावेशन एंड संगठन, बताइए। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक होगा, एडेप्टेशन के अंदर 2 प्रोसेस आते हैं, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। ठीक है,
एसिमिलेशन क्या होता है, पूर्व ज्ञान में कुछ ऐड करना, एग्जिस्टिंग नॉलेज में क्या है, कुछ ऐड कर लेना, यानी हमने कुछ भी देखा अपनी नॉलेज में ऐड कर लिया। एकोमोडेशन आता है कि जो पहले से नॉलेज है उसमें कुछ चेंज करना, उसमें कुछ चेंज करना, मैन्युपुलेट करना, एडजस्ट करना, मैन्युपुलेट करना, उसमें कुछ एडजस्ट कर लेना, क्या कहलाता है, एकोमोडेशन। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 बताइए, इन द थ्योरी प्रपोज्ड बाय लेव वाइगोत्स्की प्राइवेट स्पीच, सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है ये सीटेट वालों का। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक क्या है, हेल्प्स द चाइल्ड टू रेगुलेट हर थिंकिंग, ये तो आप आराम से बताएंगे, बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। बी ऑप्शन इज अ हिंड्रेंस इन द चाइल्ड थिंकिंग, यानी प्राइवेट स्पीच से क्या है, बच्चों की सोच में रुकावट पैदा करता है। या फिर ईगोसेंट्रिज्म शो करता है, तो ईगोसेंट्रिज्म की बात तो पियाजे करते हैं। डिक्रीजेज एज द चाइल्ड इज प्रेजेंटेड विद मोर चैलेंजिंग टास्क, यानी बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता जाता है। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन होगा। भाई प्राइवेट स्पीच होता है जब बच्चा अकेले में बैठ के बात करता रहता है, यानी अपने ही एक्शंस को गाइड करता रहता है, अपनी थिंकिंग को रेगुलेट करता रहता है कि आज मैंने क्या क्या किया, मैं स्कूल में गया या गई, मैं अपनी सारी बुक्स लेके गई, मैं कॉपी भूल गई, मतलब अपने आप से ही बात करता रहता है। ठीक है, तो क्या करता है, अपनी थिंकिंग को रेगुलेट करता है, अपने एक्शंस को गाइड करता है। सारा ऑप्शन कट गया, ये टैब पे ना मुझसे होता नहीं है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, गलत सलत पेन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की टीचर्स कैन असिस्ट इन लर्निंग बाय, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं, बताइए। प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट रिवार्ड्स, कि उन्हें रिवार्ड देकर, इनाम देकर, या फिर उन्हें पनिशमेंट देकर, या फिर चेंजिंग द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ सपोर्ट, यानी जो सपोर्ट दिया जा रहा है उसमें चेंज कर कर, कि भाई अगर कम सपोर्ट दे रहे हैं थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट दे दें, या फिर हम जिस तरह से सपोर्ट दे रहे हैं इस तरह से न दे के तरीका बदल दें। तो बात तो ठीक है। या फिर मेकिंग देम कॉपी ऑल द आंसर्स फ्रॉम अ ब्लैक बोर्ड, कि बच्चों से कहें कि भाई जो बोर्ड पे लिखा है टीप दो सारा है, तो ये भी गलत है, ऐसा तो हमें कहना नहीं है। ना ही हमें पनिशमेंट देना है, ना ही हमें रिवार्ड देना है। हमें क्या करना है, हमें बच्चों को किस तरह से सपोर्ट करना है, अपने तरीके चेंज करने हैं, क्वालिटी में चेंज करना है, नेचर में चेंज करना है जो हम दे रहे हैं सपोर्ट। ठीक है, तो क्या है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट एज पर हार्वर्ड गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट पूछा है। बताइए, इंटेलिजेंस इज फिक्स्ड एंड स्टेबल ट्रेट, की बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा स्थायी विशिष्टता है। बी ऑप्शन है, इंटेलिजेंस कैन बी नर्चर्ड एंड ग्रोन। सी ऑप्शन है, इंटेलिजेंस इज ऑफ सेवरल काइंड रेदर देन डोमिनेटेड बाय अ जनरल फैक्टर। सही बात है कि बुद्धि क्या है, बहुत सारे तरीके की होती है, किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती, अपितु कई प्रकार की होती है। भाई हार्वर्ड गार्डनर ने 8 तरह की बुद्धि पे बात की है। इंटेलिजेंस कैन नॉट बी टाइड टू अ सिंगल डोमेन, ये बात भी ठीक है कि बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम में सहबद्ध नहीं किया जा सकता। क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होती है, बहुआयामी होती है। भाई तरह तरह की बुद्धि है, किसी में किसी तरह की पाई जाती है, किसी में किसी तरह की। ठीक है, तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन नहीं होगा, गलत पूछ रहा है, तो वही हमारा ठीक होगा। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक होगा कि इंटेलिजेंस क्या है, फिक्स नहीं होती, ना ही ये स्टेबल ट्रेट है। भाई टाइम टू टाइम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग भी तो चेंज होती रहती है ना। तो क्या है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है और डी भी ठीक है कि बहुत तरह की बुद्धि होती है। कोई एक ही बुद्धि से थोड़ी पता चलता है कि एक बच्चा साइंस में होशियार है तो वही होशियार है बस, अगर दूसरा बच्चा अगर साइंस में होशियार नहीं है तो वो बिल्कुल बेकार है। तो ऐसा नहीं है भाई, किसी में किसी तरह की बुद्धि होती है, किसी में किसी तरह की होती है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, टीचर शुड नॉट रेस्ट्रिक्ट देमसेल्फ टू एग्जाम्पल्स which depicts women as nurses teacher and men as doctors and pilot as this leads to। अध्यापकों को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स व अध्यापिका दिखाने में तथा पुरुषों को डॉक्टर या पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए,
क्योंकि ये क्या चिन्हित करता है भाई कि डॉक्टर दिखाएं, डॉक्टर हैं तो मैन दिखा रहे हैं कि मैन डॉक्टर बन सकते हैं, लड़के डॉक्टर बन सकते हैं, पायलट बन सकते हैं। लड़की क्या है, उन्हें नर्स दिखा देंगे कि हाथ में इंजेक्शन लेके बेचारी खड़ी होंगी सफ़ेद सा वो पहन के, ठीक है। तो टीचर को ये नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये किसको बढ़ावा देता है, क्या शो करता है, जेंडर एम्पावरमेंट, जेंडर सशक्तिकरण, या जेंडर स्टीरियोटाइप, या फिर जेंडर स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी, या फिर जेंडर कॉन्स्टेंसी। ना तो यहाँ पे समरूपता हो रही है, ना ही यहाँ पे सशक्तिकरण हो रहा है। देखो जेंडर स्टीरियोटाइप लचीलापन, ये तो क्या है, लचीलापन का मतलब है ये तो बढ़ावा दे रहा है और जेंडर स्टीरियोटाइप को। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा, यानी खाली जेंडर स्टीरियोटाइप। ये किसे शो करता है, रूढ़िवादिता को, कि भाई लड़की डॉक्टर नहीं बन सकती, खूब बनती है लड़की भी डॉक्टर, है ना। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट ही मान लो 30 क्वेश्चन ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, इन हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, if a person has a skill of understanding the motives, feelings and behaviors of other people, she is said to have। यानी हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में दूसरों के अभिप्राय, भावनाओं और व्यवहार को समझने की योग्यता हो तो उसमें निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि कही जाएगी। यानी दूसरों के इमोशंस, दूसरों की फीलिंग्स को समझने वाले के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाएगी। इंट्रापर्सनल तो होता है खुद के इमोशंस को समझना, खुद की फीलिंग्स को समझना, खुद को समझना, अपने ऊपर गहन अध्ययन करना। एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, या फिर सोशल इंटेलिजेंस, या फिर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, बताइए। तो ये होगा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, यानी जो दूसरों के इमोशंस, दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों को समझते हैं वो होते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। उनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है, अंतर्वैयक्तिक। कौन सी, अंतर्वैयक्तिक, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मैं 100 क्वेश्चन लेके आऊँगी इंग्लिश के, या तो इंग्लिश के लेके आऊँगी या फिर साइंस के लेके आऊँगी, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अगर पुराने हैं सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर दें, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।